एग्जाम आपका होने वाला है बहुत ही जल्द, लेकिन इसमें है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एग्जाम पैटर्न पूरे तरीके से बदल दिया है। 2025 अपने साथ बहुत ही सारी वैकेंसीज और पोस्ट की सौगात लेकर आया है। कहाँ ये शुरुआत हुई थी? स्टेट लेवल में उत्तर प्रदेश से, GICLT ग्रेड TGT PGTs। और अब देखिए सेंट्रल लेवल पे भी वैकेंसीज का खाता खुल गया है। EMRS ने खाता खोल दिया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट मिला के कुल 7,000 से अधिक पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज कर दी हैं। एग्जाम आपका होने वाला है बहुत ही जल्द, लेकिन इसमें है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एग्जाम पैटर्न पूरे तरीके से बदल दिया है। अब इसका आपके लिए क्या मतलब है? एलिजिबिलिटी भी बहुत अच्छे से डिफाइन करके भेजी है। तो एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं, कितनी पोस्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसी रहेगी, सब कुछ आज के सेशन में बताने वाली हूं। तो जरा बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि ये एक आपको बता दूं, अभी आज ही आपको हमारे इस चैनल पर एक दूसरा सेशन भी मिलेगा जहां हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिक्विजिटेड पोस्ट ऑलरेडी सुनने में आया है कि KVS ने CBSE को भेज दिया है। तो KVS NVS में भी सुगबुगाहट चल रही थी कि पोस्ट जल्दी से जल्दी निकालेंगे। इस साल की बिगिनिंग से इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताते आ रहे हैं कि सेंट्रल लेवल की तीनों बड़ी पोस्ट KVS NVS और EMRS आपको इस साल के अंत तक देखने को मिलेंगी ही। कहीं ना कहीं दिवाली के अराउंड लग रहा था, लेकिन अब देखो दिवाली से एक महीना पहले इन्होंने अपनी पोस्ट रिलीज करनी शुरू कर दी है। EMRS आउट है, अब NVS और KVS भी दूर नहीं। तो बने रहो, अभी से समझ लो, एलिजिबिलिटी वगैरह का सारा सिस्टम समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जाम पैटर्न में चेंज यहाँ EMRS में देखने को मिल रहा है, जो पहले हमने यूपी में देख ही लिया था, वो आगे आपको KVS या NVS में भी देखने को मिल सकता है। पूरी यहाँ चांसेस बन रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं जरा क्या है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, और डिटेल में एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया। ये 7200 प्लस पोस्ट, जिसमें कुल टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों हैं मिला के, यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट भी हैं, TGT PGT भी हैं, नर्स की भी पोस्ट हैं, सेक्रेटरी लेवल की भी पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन, सारी पोस्ट इसमें हैं। तो ये सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। फॉर्म फिलिंग चलेगी 1 महीना, तो 23 अक्टूबर तक फॉर्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, रात को 11:30 बजे तक। और फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन ही होगी, आप कोई ऑफलाइन लेटर, चिट्ठी, पत्र नहीं भेजेंगे EMRS के ऑफिस, ठीक है? ये सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा। फीस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी फीस रहेगी 2500 रुपये। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, मेल हैं तो जनरल मेल के लिए 2500 रुपये। PGT TGT की पोस्ट रहेगी 2000 और नॉन टीचिंग की रहेगी 1500। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर सेंट्रल लिस्ट में आते हैं SC ST और PWD में, इन दैट केस आपकी फीस रहेगी प्रिंसिपल की भी 500, TGT PGT की भी 500 और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी 500। एज रिलैक्सेशन में भी फायदा औरतों को भी दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ फी में दिया गया है। एज लिमिट क्या है उसको भी आइए जरा देख लेते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी हमारी? एज लिमिट किसी भी कैंडिडेट की जब वो अप्लाई कर रहा है तो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये रहता है इसमें। अब रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलेगा? अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब से आ रहे हैं, सेंट्रल लिस्ट में आ रहे हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड कास्ट से OBC कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, लगातार 3 साल से नौकरी कर रहे थे, 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। UT कैडर का 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। विमेन ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर TGT PGT पोस्ट 10 साल का बेनिफिट मिल रहा है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग विमेन, अगर आप मतलब फिजिकली PWD कैटेगरी में हैं और SC ST भी हैं, तो कुल मिला के 15 साल का बेनिफिट। OBC कैटेगरी वालों को 13 साल का बेनिफिट और जनरल वालों को 10 साल का बेनिफिट। ऑलरेडी अगर EMRS एम्प्लॉय है तो अप टू 55 इयर्स का बेनिफिट टोटल मिला के, यानी कि देखिए 40 साल आपने अपर एज लिमिट रखी है फॉर अ जनरल मेल कैंडिडेट। एंड अपर लिमिट आप जोड़ तोड़ के भी अगर आपका कुछ भी बनता है हिसाब, आपकी रिलैक्सेशन 15 साल से ज्यादा नहीं जा सकती, इन्होंने अपर लिमिट लेके चला है। अगर आप EMRS के ऑलरेडी एम्प्लॉय भी हैं तब भी जोड़ तोड़ करके आप 55 से ऊपर नहीं हो सकते एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से पहले जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिस मोटिवेशन के लिए हम एग्जाम देते हैं, जो कि आपका पे स्केल है। पे बैंड, पे स्केल अच्छा है। प्रिंसिपल का लेवल 12 का है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे आप UGC नेट के थ्रू देखते हैं तो पे स्केल 10 होता है, पे बैंड 10 होता है। PGTs को यहाँ पे 8 दिया जा रहा है, विच इज
नेशनल लेवल के हिसाब से ब्रिलियंट, गुड। टीजीटीज को मिल रहा है पे बैंड 7, लाइब्रेरियन को पे बैंड 7, आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन में मिल रहा है लेवल 6 का, फीमेल स्टाफ नर्स 5, हॉस्टल वार्डन 5, अकाउंटेंट को 6, जेएसए को 2 और लैब अटेंडेंट को 1। ठीक है, ये रहेगा आपका पे स्केल। अब आइए बात कर लेते हैं तसल्ली से नंबर ऑफ पोस्ट की। जो मुझे पता है आप सबका पूरा पूरा क्वेश्चन पहला यही होगा मैम कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल की टोटल पोस्ट है 225, आपके काम की है ये 2 पोस्ट। पीजीटी की 1460 जो तकरीबन 1500 हो गई, और टीजीटी की कुल 3962 तकरीबन 4000 के करीब, बहुत बड़ी पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन की 635, अकाउंटेंट 61, जेएसए 228, लैब अटेंडेंट 146, कुल मिला के 7267 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? 7267। इसमें से अगर हम बात करें हमारी जो टीचिंग पोस्ट हैं, तो पीजीटी की कुल 1500, टीजीटी की कुल 3962, तो आप मोटा मोटा मान के चल सकते हो 5500 एवरेज। अगर मैं राउंड फिगर में आपको बताऊं, कुल इतनी पोस्ट आ गई हैं हमारे पास में, सॉरी 1000 कम करके बता दी, कुल तकरीबन आपके पास यहाँ पे 5500 के करीब पोस्ट आ गई हैं राउंड फिगर में। अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा नंबर है, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट में क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी रहेगी। सब्जेक्ट में वैकेंसी पहले देख लो, क्योंकि फिर एलिजिबिलिटी बाद में समझना। एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत ही तरीके से बताई है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज हमारे लिए समझ लेना एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तो वहीं पे आ रहा है। पीजीटी की अगर हम बात करें, टोटल 1460 पोस्ट हैं। इंग्लिश में 112, हिंदी की 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154, कुल 1460 पोस्ट। वहीं अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि हिंदी, इंग्लिश वगैरह, हिंदी में 424 पोस्ट, इंग्लिश में 395, मैथ्स में 381, सोशल स्टडीज 392, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550, अच्छा खासा नंबर आ गया कंप्यूटर साइंस का। टीजीटी में भी काफ़ी था, पीजीटी में भी काफ़ी था। कुल 2500 पोस्ट तो देखो बन रही हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिसलेनियस सब्जेक्ट्स की, तो म्यूजिक में 314, आर्ट में 279, पीईटी मेल यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल 173, पीईटी फीमेल 299, लाइब्रेरियन 124, ये 1189 पोस्ट हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपका रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी कुल 223 पोस्ट हैं। लैंग्वेजेस हैं असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मीज़ो, ओडिया, संथली, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पोस्ट मुझे उड़िया में दिख रही हैं 57, संथली में 71, तेलुगु में 44। तो ये रही आपकी कुल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आपको मैं बता दूं, अभी कुछ 2 से 3 महीना पहले ही केवीएस और एनवीएस ने अपनी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी, रिक्रूटमेंट रूल्स नए उन्होंने दिए थे, और उसके ऊपर भी हमने डिटेल में आपके साथ चर्चा की थी इसी सेशन पे। तो वो रिक्रूटमेंट रूल आने से इतना तो क्लियर हो गया था कि साल के एंड तक गारंटी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। ईएमआरएस ने इस बार अच्छा काम किया है कि पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कोई स्कोप ऑफ डाउट यहाँ आपके पास रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ सबसे ज़रूरी बात जो है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एलिजिबिलिटी काफ़ी लंबी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको डिस्कस करने में। तो उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाएगा कि तैयारी आगे हमारी कैसी रहने वाली है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते थे जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन अपने लिया करते थे। वहाँ से शायद ये ट्रेंड शुरू हुआ है हमारा कि हम लोग हमारे पेपर्स में डिस्क्रिप्टिव का भी स्कोप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को सिर्फ बुकिश रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज ना हो, हमारे टीचर्स को एनालिटिकल क्रिटिकल नॉलेज भी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप्ड हो। तो प्रीलिम्स जैसे पेपर सिर्फ ओनली जिसमें सिर्फ एमसीक्यू पूछे जा रहे थे, उनके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी वो ऐड करने लगे थे। इस साल से आप देख रहे हैं जैसे जीआईसी, यूपी, एलटी ग्रेड, इनमें भी मेंस एक पेपर है जिसकी हम अभी तैयारी कर रहे हैं।
और केवीएस में भी कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा था, हो सकता है कि ये वाला डिस्क्रिप्टिव का एक एंगल ऐड हो जाए, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर ओपनिंग कर दी है ईएमआरएस ने और ये डिस्क्रिप्टिव का इन्होंने पंगा डाल दिया है बीच में। तो कैसे होगा थोड़ा उसको समझ लो। पहले मैं आपको समरी समझा देती हूँ, उसके बाद आप डिटेल में हम लोग एक बार सब नंबर ऑफ सब क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। देखो पेपर 2 लेवल पे होने वाला है, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 आपका रहेगा क्वालिफाइंग ओनली, सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेन एग्जाम में जाओगे जो कि टियर 2 है। ये मेन एग्जाम है, मतलब जो फाइनल मेरिट है वो इसकी रैंक, इसके मार्क्स से बनेगी। फाइनल मेरिट में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब क्वालिफाई कितने लोग करेंगे? क्वालिफाई करेंगे इनटू 10 टाइम्स लोग, यानी कि मान लो अगर इंग्लिश टीजीटी की जनरल कैटेगरी में 100 पोस्टें रिलीज हुई हैं, 100 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, तो टियर 1 से टियर 2 में 1000 लोग क्वालिफाई करके जाएंगे और फिर उन 1000 लोगों में से 100 लोगों को चुना जाएगा, 900 लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो इनटू 10 टाइम लोग यहाँ क्वालिफाई करेंगे। आपका टियर 1 पेपर ओनली एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, ओनली एमसीक्यू बेस्ड है, पेन एंड पेपर मोड, ओएमआर शीट वाला रहेगा। टियर 2 आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव है। अब यहां देखो ये बदलाव आया है कि टियर 2 में एमसीक्यू भी है प्लस इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी रहेगा, आंसर राइटिंग का पोर्शन भी रहेगा और फाइनल मेरिट इसी के मार्क्स में से बनेगी। हैरानी की बात तो ये है कि टियर 1 में ऑलरेडी मतलब ये पेपर खुद क्वालिफाइंग है, इसके अंदर भी एक क्वालिफाइंग एलिमेंट है, यानी यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी पार नहीं करनी, सिर्फ ये पेपर पार नहीं करना, इसके अंदर का भी क्वालिफाइंग पार्ट आपको पार करना है। कैसे? इसके अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये ईएमआरएस पहले से भी ले रहा है। ईएमआरएस ने पिछली बार भी अपना जो भी उनका फर्स्ट पेपर, तो क्या एक ही पेपर था, उसमें उन्होंने लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था। पीजीटी लेवल पे आपको इंग्लिश और हिंदी में से लैंग्वेजेस टोटल आपको स्कोर करना था और टीजीटी लेवल पर उसमें एक रीजनल लैंग्वेज भी हो गई थी, तो उसमें से आपको कुल स्कोर 40% के अराउंड करना होता है। अगर आपने उतना 40% स्कोर किया तभी आप आगे बढ़ेंगे, यानी आपका पेपर आगे चेक ही तभी होगा अगर आप वो लैंग्वेज एप्टीट्यूड पार कर रहे थे। तो इस पेपर के अंदर खुद भी क्वालिफाइंग सेक्शन है प्लस ये पेपर खुद भी क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाई करके आप मेन पेपर पे आओगे। मेन पेपर में एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी है, सब्जेक्टिव पोर्शन भी है। फाइनल मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। प्रिंसिपल की पोस्ट में एडिशनल, इसके बाद इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, समझ गए पेपर का पैटर्न। अब आओ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कितने कितने मार्क्स का पेपर है और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो पेपर का लेवल 1 है, टियर 1, कुल 100 सवाल होंगे इसके अंदर, 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, 2.5 आवर्स का पेपर है, कुल 100 सवाल 100 मार्क्स के लिए। ठीक, इसमें क्या रहता है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आपका पहला पार्ट है टियर 1, इसमें सब्जेक्ट की नॉलेज एज सच नहीं चाहिए, उस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड पेडागोजी ही चाहिए होगी। तो 10 सवाल आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 10 सवाल रीजनिंग, 10 सवाल आईसीटी, 10 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड। पार्ट 5 है आपका डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में सब्जेक्ट की थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। 20 क्वेश्चन तो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरियंशियल, एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चन एनईपी से पूछे जाएंगे। तो कुल 100 सवाल यहाँ पर आपके बने। इसमें जो क्वालिफाइंग पार्ट है आपका वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी देखी जाएगी। दोनों के 10-10 सवाल होंगे, दोनों में आपको 40% स्कोर करना है। 40% यानी कि 8 मार्क्स, 20 में से 8 मार्क्स आपके होंगे, तभी आप इन 100 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। इन 100 मार्क्स में से जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा टियर 2 वाले पेपर में। अब टियर 2 वाला पेपर आपका एमसीक्यू भी है, उसमें डिस्क्रिप्टिव का पार्ट भी है। ठीक है, ये देख लेते हैं। आओ, टियर 2 आपका कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें पूरे तरीके से सब्जेक्ट की नॉलेज है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, तो वहां टेंशन की बात नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ये जो आपका सेकंड पार्ट है,
इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, पहला भाग है इसका ऑब्जेक्टिव जिसमें कुल 55 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो सेकंड भाग है आपका वहां पर आपके 100 मार्क्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 40 रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, तो ये 40 मार्क्स के लिए है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टोटल 15 रहेंगे, हर क्वेश्चन का आपको 4 मार्क मिलेगा, ये टोटल 60 मार्क्स के लिए है। तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 55। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आप टोटल 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब 100 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और जो भी सिलेक्ट होगा उसको पोस्ट मिल जाएगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज। इसका टोटल टाइम 3 घंटे है, 3 आवर्स है। तो कौन क्वालिफाई करके कौन मेंस में जाएगा, टीयर 1 की डेट, टीयर 2 की डेट, ये अभी तक रिलीज नहीं की है EMRS ने, ये हम आपको जल्दी ही जैसी जानकारी आती है इसके ऊपर भी हम आपको बता देंगे। क्लियरली लिखा है, पोस्ट ऑफ PGT विल बी प्रिपेयर्ड, फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, टीयर 1 का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब बात कर लेते हैं TGT पोस्ट की। TGT पोस्ट में भी सेम है, बस यहाँ पे एक एडिशनल आपको थोड़ा सा डिफरेंस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी मिल जाता है। ये भी आपका जो पेपर है 2.5 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के लिए होगा। जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी के 15 सवाल, ICT के 15 सवाल, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के 20 सवाल, NEP के 10 सवाल, कुल 100 सवाल यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको यहाँ 3 लैंग्वेजेस के लिए फाइट करना है। 1 इज जनरल इंग्लिश, 1 इज जनरल हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पर भी आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है, तो आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपका 12 हो गया है ना। 30 मार्क्स में से एटलीस्ट 12 आपने स्कोर किया हो, तभी आप इन 100 मार्क्स तक पहुंचोगे, इसके लिए फिर फाइट करोगे। इसमें से जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में कितने लोग जाएंगे, उतने ही जाएंगे, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड, ये इन्होंने पहले ही हमें समझा दिया है, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये इन्होंने हमें बता दी हैं जो आप ले सकते हो। लैंग्वेजेस जो जनरल आपकी हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में, एसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथली, तेलुगु और उर्दू, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं सबसे जरूरी जानकारी पे। नंबर ऑफ पोस्ट हमने समझ ली, हमने एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट को समझ लिया, हमने फॉर्म फिलिंग का देख लिया, ऑनलाइन है, हमने देख लिया कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए या नहीं, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, आप इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं या नहीं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं PGT पोस्ट के लिए। सो PGT पोस्ट के लिए जो बेसिक हमें यहाँ क्वालिफिकेशन पूरी करनी है वो है कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी पोस्ट ग्रेड कर रखी हो, प्लस आपने वो सब्जेक्ट अपना ग्रेड में भी पढ़ा हो, प्लस आपके पास बीएड की या बीएड की इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, जैसे 4 साल की डिग्री भी ये मान रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं TGT पोस्ट की, तो TGT पोस्ट में PGT नहीं है, आपने वो सब्जेक्ट ग्रेड में मेन या इलेक्टिव की तरह पढ़ा हो 3 साल, प्लस आपके पास बीएड या बीएड की इक्विवेलेंट डिग्री हो, प्लस आपका CTET में पेपर 2 क्वालिफाइड हो। ये TGT की मेन बेसिक वैकेंसी है। सब्जेक्ट्स के आइए अब हम डिटेल्ड बात कर लेते हैं कि पर सब्जेक्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी है कि 40 मैक्सिमम है और कोई भी रिलैक्सेशन का जोड़ तोड़ मिला के 55 से ऊपर आप नहीं हो सकते हो। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। 50% आपने एटलीस्ट उसके अंदर स्कोर कर रखा हो। इसके अलावा आपने कर रखा हो अपना बीएड, ठीक है।
बीएड के लिए अब क्या रहेगा इसमें, बीएड या तो आपने अपना एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नॉर्मल बीएड किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने एक 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोई किया था एमएड प्लस बीएड का, वो भी यहाँ मान्य है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया एनसीटी के अंडर जिसमें आपने 2 साल ग्रेड का सब्जेक्ट पढ़ा, 2 साल आपने अपनी बीएड का सब्जेक्ट पढ़ा, वो भी यहाँ मान्य है 50% का। ठीक है, अगर आपने ये कर रखा है तो ऑफ कोर्स आप मतलब बीएड इसी में काउंट हो रही है आपकी, फिर आपको सेपरेट बीएड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कैसा कैसा रहेगा, अगर आपने इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पीजीटी इंग्लिश तो एमए इंग्लिश में हो, पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी में एमए हो, अगर आपने पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो फिजिक्स या फिजिक्स के अराउंड कोई स्पेशलाइजेशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो, गिवन फिजिक्स ग्रेड लेवल पे भी पढ़ी है। ये सेम रूल अप्लाई होता है केमिस्ट्री और मैथ में भी कि आपने इसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया यानी एमएससी की है प्लस आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स में भी सेम है, इकोनॉमिक्स में एमए है प्लस आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। बायोलॉजी में आपने बायोलॉजी/बॉटनी/जूलॉजी किसी भी टाइटल से एमएससी अपनी की है प्लस आपने वो सब्जेक्ट जूओ या बॉटनी की फॉर्म में ग्रेड में पढ़ा है, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री या हिस्ट्री जैसा कोई और उसका स्पेशलाइजेशन, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारी एमए मान लो एंशिएंट हिस्ट्री में ही है या सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में है, तो वो भी चलेगा यहाँ पर गिवन आपने हिस्ट्री को ग्रेड लेवल पे भी पढ़ा है। ज्योग्राफी में भी सेम रूल रहेगा और कॉमर्स में भी सेम रूल रहेगा। कॉमर्स में लेकिन ध्यान रखना कि आपकी एमए इन, कुछ लोग क्या करते हैं एमकॉम इन इकोनॉमिक्स करते हैं, उसको नहीं मान्यता दी जाएगी। एमकॉम आपकी कॉमर्स में ही हो प्लस आपने कॉमर्स को ग्रेड लेवल पे पढ़ा हो, ये आपकी सब्जेक्ट की बेसिक एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा समझ लो। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है। कंप्यूटर साइंस में आपकी एमएससी हो, अभी एमएससी मास्टर्स मान किसको रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में एमएससी या आईटी एमएससी हो, एमसीए की डिग्री हो, एमई की डिग्री हो, एमटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, इन सभी को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मान्यता मिलेगी। 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बीएड हटा दी है, यहाँ आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना अगर आप कल को प्रमोशन चाह रहे हो तो प्रमोशन के लेवल पे आपको तब तक बीएड अपनी कंप्लीट करनी होगी, अभी नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटीज की। तो टीजीटी का मैंने आपको बता दिया, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन में आपने उस सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा हो मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह, प्लस आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो पेपर 2, प्लस आपकी बीएड हो। तो आइए देखते हैं, बैचलर्स आपने किया है, बैचलर्स कैसे कैसे होगा, या तो आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मिनिमम 50% स्कोर किया, या आपने बीए या बीए ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में किया। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश में टीजीटी के लिए अप्लाई करना है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा हुआ है 3 साल, तीनों साल मैंने उसमें इंग्लिश पढ़ा था, वो भी मान्य होगा। अगर मान लो मैंने बीए की डिग्री ली थी लेकिन हर साल मैंने इंग्लिश तो पढ़ा है किसी एक सेमेस्टर में भी, तो भी यहाँ मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। टोटल मिनिमम आपके 50% यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी एलिजिबिलिटी है बीएड की, टीचिंग डिग्री चाहिए, तो उसमें आपने बीएड ही कर रखी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर कुछ लोग अगेन अगर आपने बीएड और एमएड की एक इंटीग्रेटेड डिग्री की थी तो उसमें ये मत सोचना कि मेरी एमएड यहाँ वेस्ट हो गई, उसकी इसमें जो बीएड का कंपोनेंट है उसको भी हम एलिजिबल मान के चलेंगे। और अगर आपने ये कर रखा है तो आपको फिर सेपरेटली बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा है यहाँ पर आपका सीटेट क्वालिफाइड हो, सीटेट में भी आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। टाइम ऑफ कट ऑफ डेट तक सीटेट की सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो, इस बात का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, हर सब्जेक्ट में किस तरीके की एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल पढ़ा हो। जैसे कि अगर मैं टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो हिंदी मैंने ग्रेड में 3 ही साल पढ़ा हो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट की तरह। इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ा हो। टीजीटी मैथ्स की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं आपके जो चल जाएंगे, जैसे कि या तो आपने मैथ्स को 3 ही साल अंडरग्रेड में पढ़ा हो मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह, अगर आपने फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर यानी कि एटलीस्ट 2 सेमेस्टर भी पढ़ा है अलोंग विद मैथ, वो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा
1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स भी आपने अगर 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर में पढ़ा है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि मैथ्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में वो आपको 1 साल या कोई 2 सेमेस्टर कुछ इस तरीके के और दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी करने देते हैं, जैसे मैथ्स के साथ स्टैट्स का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आपने कोई वो 2 सेमेस्टर कोई ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ा है, उसमें भी आप टीजीटी के लिए मान्य होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, टीजीटी एसएसटी का भी समझ लो, सोशल साइंस, सॉरी टीजीटी साइंस के लिए समझ लीजिए। टीजीटी साइंस के लिए आपने पढ़ा हो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में, बीएससी में, सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट के तौर पे, यानी बीएससी प्रोग्राम किया है या बीएससी ऑनर्स किया है, तीनों साल पढ़ा हो। इसके अलावा आपने कोई भी सब्सिडियरी साथ में सब्जेक्ट किया है इनमें से 2 सेमेस्टर के लिए या 1 साल के लिए, उसमें भी मान्यता होगी। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि बायो या लाइफ साइंस के साथ आपने केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी पढ़ लिया था, बॉटनी के साथ आपने केमिस्ट्री या जूलॉजी पढ़ लिया था, जूलॉजी के साथ आपने केमिस्ट्री बॉटनी पढ़ लिया था, इन दैट केस ऑल्सो आप टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट के लिए, देन ग्रेजुएशन लेवल पर आपने एटलीस्ट इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तीनों के तीनों साल आपने ग्रेड में पढ़े हो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट की तरह, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन में एक ना एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तो होना ही चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से रीजनल लैंग्वेज की भी आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर बन रही है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की भी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस को भी समझ लीजिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस अगेन बैचलर डिग्री किसको ये मान रहे हैं, तो बैचलर डिग्री ये बीसीए की डिग्री को भी मान रहे हैं, जिसमें आपने मिनिमम 50% स्कोर किया होगा, या फिर आपने किसी आईटी से एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री की है साइंस में या आईटी की डिग्री, उसको भी मान्यता दी गई है। आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, इसको भी आप ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के अलोंग मान लेंगे। यहाँ पर अगेन फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है बीएड की, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं, इंटरनल प्रमोशन, इन दैट केस आपके पास बीएड यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम बात करें ड्राइंग सब्जेक्ट में, सो बैचलर्स आपके पास फाइन आर्ट्स में, आपके पास बैचलर्स में आपने ड्राइंग या ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा, पेंटिंग के साथ आपने पेंटिंग पढ़ा, स्कल्पचर पढ़ा, ग्राफिक आर्ट पढ़ा, फाइन आर्ट्स पढ़ा, विजुअल आर्ट पढ़ा, इस तरीके से तीनों ही साल आपने इसको पढ़ा है। अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो आपने बैचलर्स में म्यूजिक पढ़ा था या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा है, एटलीस्ट 50% आपने यहाँ पर स्कोर किया है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी हम लेकर चलते हैं, आपकी बीपीएड डिग्री मानी जाती है ना, फिजिकल एजुकेशन की, जैसे हमारी बीए या बीएससी होती है वैसे इनकी बीपीएड होती है। तो बीपीएड आपने कर रखा हो 3 साल का, एनसीटी के रूल्स के अंडर एटलीस्ट 50% आपने स्कोर किया हो, या फिर आपने बैचलर्स की डिग्री कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, 50% आपने यहाँ भी स्कोर कर रखे हो, इन दैट केस ऑल्सो आपकी डिग्री मान्य होगी। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की है फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ, साथ ही साथ आपका नेशनल या किसी इंटरनेशनल किसी स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में आप एज एन एथलीट रिकॉग्नाइज्ड हो अंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पर पूरा माना जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट भी देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस से, एटलीस्ट 50% आपके पास यहाँ मार्क्स हो, या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री आपके पास है, या आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था बीएएमए का, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, इन दैट केस ऑल्सो आप टीजीटी, आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये है मेरे साथियों आपकी कंप्लीट पूरी जानकारी। क्या आपका एग्जाम पैटर्न में है बदलाव, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, पे स्केल, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया, ये सब जानकारियां हमने आपको दे दी हैं। अब आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपना माइंड बना लो कि ये ईएमआरएस ने तो की है शुरुआत, अब आगे आगे देखो, जो बोल रहे थे वो हुआ ना, तो अब आगे की भी सुन लो। इसके बाद एनबीएस और उसके पीछे पीछे केबीएस,
ये तीनों वैकेंसी आपको जो कहा था कि साल के एंड तक दिख जाएंगी, ये तीनों ही एक साथ दिख जाएंगी। अच्छा, जो बदलाव हम इस बार EMRS में देख रहे हैं वो आप कह सकते हो कि KVS में भी हो सकता है। KVS ने जो अपना एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेंज किया था पिछली बार 2022-23 वाली वैकेंसी में, है ना, NVS में ऐसा कोई बड़ा चेंज आया नहीं था। NVS जैसा सा पैटर्न EMRS ने उठाया था, अगर EMRS ने इस बार एग्जाम पैटर्न बदल दिया तो NVS का भी साथ ही साथ बदल सकता है। मोरोवर इसी साल में NVS और EMRS ने अपने रिक्रूटमेंट रूल में भी तब्दीली की है, यहाँ पर भी बदलाव किए थे, ये भी हमने आपको बताए थे। तो तैयारी तो है इनकी जोरों शोरों से। अब ये है कि एक ही तरीके की तैयारी अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब दिलाने में मदद कर सकती है। तो अभी जल्द ही मैं भी और मेरे सभी साथी इसी चैनल पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। उन सेशंस को अच्छे से देखिए, समझिए कि आपके सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उस एक तैयारी से ये 3 एग्जाम आपके कवर हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी वक्त है, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि अब आप सोच के चलिए कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, कि आज आपके हाथ में शायद कुछ ना हो, लेकिन अगले साल इसी वक्त, अगली दिवाली आपकी एक सरकारी क्वार्टर में बीत रही हो, सरकारी नौकरी के साथ बीत रही हो, सेंट्रल लेवल के आप शिक्षक बन चुके हो, ये सब पॉसिबल है, बस मन बनाना है। मन बना लिया है ना तो फिर सब कुछ हो जाएगा, सब मुमकिन है, करके देखना। अब बस इतना कर दो, वीडियो खत्म होने के बाद नीचे लगे गूगल फॉर्म को भर देना। एक तो हम आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन भेज देंगे, प्लस फ्री जनरल पेपर का जो भी एग्जाम मटेरियल है वो भी सेंड कर देंगे। तो वो सब के लिए आप फॉर्म ज़रूर हमारे लिए भर देना, इससे हमें ये भी जानकारी मिल जाएगी कि और कौन सी पोस्ट हैं जिसके आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग की भी बहुत सारी पोस्ट आई हैं। अगर किसी एक नॉन टीचिंग पोस्ट पे ज़्यादा डिमांड आ रही है तो हम डेफिनेटली उसकी तैयारी भी आपको करवाएंगे, उसकी भी तैयारी करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। बाकी किसी भी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू।